प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता एवं इसके तत्व। अर्थात शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई, इसी के साथ में इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं, इन दोनों से संबंधित किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता क्यों हुई, इसी के साथ में इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, इन दो बातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने दोनों पार्ट अलग अलग बना दिए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ये आवश्यकता से संबंधित है, ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तत्वों से संबंधित है। और ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है जो कि वास्तविक रूप में शुद्ध शक्ति पृथक्करण है, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व है। ध्यान दीजिएगा, मैंने शक्ति पृथक्करण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे, इसकी आवश्यकता और इसके तत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लास अपलोड करते हैं उसकी सूचना जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आपका ये परम दायित्व है कि आपकी मित्र मंडली के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो राजनीति विज्ञान विषय से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भाई उनको हमारे YouTube चैनल से अवश्य अवगत कराना। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को उनके पास शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। भाई समझिए आप इसको। देखो, शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता क्यों हुई, इसके लिए हमें मोंटेस्क्यू की जीवनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ध्यान दें, वास्तव में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जनक कौन है? मोंटेस्क्यू। ये बात सत्य है कि मोंटेस्क्यू से पहले भी शक्ति विभाजन की बात की गई थी, जैसे प्लेटो के द्वारा भी, अरस्तु के द्वारा भी, जॉन लॉक के द्वारा भी। कितने ही विद्वान हैं जिनकी की चर्चा मैंने पिछली वीडियो में कर दी है, यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मोंटेस्क्यू की बात करेंगे हम। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जनक कौन है? मोंटेस्क्यू। और मोंटेस्क्यू कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ये एक फ्रांसीसी विचारक थे। क्या थे? एक फ्रांसीसी विचारक थे। और वास्तविक रूप में मोंटेस्क्यू फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां, क्या बोल रहा हूं मैं, लुई 14वां, उसके समकालीन थे ये। कौन? मोंटेस्क्यू। तो उस समय वास्तविक रूप में मोंटेस्क्यू एक निरंकुश वातावरण में पले पोसे थे। मतलब जब वास्तविक रूप में लुई 14वें का शासन था, तो लुई 14वां मतलब जो राजा लुई 14वां था, वो स्वयं कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। कौन कहते थे? लुई 14वें कहते थे मैं ही राज्य हूँ, मतलब मैं ही व्यवस्थापक, मैं ही कार्यपालक, मैं ही न्यायपालक। तो मोंटेस्क्यू एक निरंकुश वातावरण में पले थे। इनका पालन पोषण एक निरंकुश वातावरण में हुआ था। अब इसके बाद में मोंटेस्क्यू इंग्लैंड में जाते हैं, और इंग्लैंड में चूंकि 1688 में गौरवी क्रांति हो चुकी थी, तो वास्तविक रूप में इंग्लैंड में जब मोंटेस्क्यू गया तो शक्ति राजा के हाथ से निकल करके और मंत्रिमंडल संसद में आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में मोंटेस्क्यू ने अनुभव किया कि यहाँ मतलब ब्रिटेन में तो स्वतंत्रता है, तो इसका कारण क्या है? तो इन्होंने इसका कारण ये खोजा कि यहाँ वास्तविक रूप में सरकार के अंग स्वतंत्र हैं, पृथक पृथक है, परंतु ये सच्चाई नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, परंतु मोंटेस्क्यू ने चाहे गलत रूप में ही, उनको चाहे भ्रांति हुई हो, लेकिन उनको ये भ्रांति हो गई थी। क्या भ्रांति हुई थी? कि वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण है, सरकार के अंग अलग अलग हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद नहीं था, वहाँ वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मिली हुई है। इसके साथ में उस समय वास्तविक रूप में जो न्यायिक कार्य था वो भी लॉर्ड सभा के द्वारा किया जाता,
लोकसभा जो कि संसद का दूसरा सदन है। भाई ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था पिका है, एक सदन का नाम क्या है लोक सदन, दूसरा क्या है लोकसभा। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो वहाँ शक्ति पृथक्करण नहीं था, लेकिन जो भी है कम से कम मोंटेस्क्यू ने वहाँ ये तो देखा कि यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है, और व्यक्ति स्वतंत्र है तो इसका कारण इन्होंने ये खोजा कि यहाँ सरकार के अंग पृथक पृथक हैं, परंतु ये भ्रांतिपूर्ण विश्लेषण था। चलो कोई बात नहीं, मोंटेस्क्यू का भ्रांतिपूर्ण विश्लेषण ही ठीक है, परंतु उन्होंने समाज को, राजनीति विज्ञान को एक ऐसा सिद्धांत दे दिया। इस भ्रांतिपूर्ण विश्लेषण के परिणाम स्वरूप भी मोंटेस्क्यू ने राजनीति विज्ञान को एक ऐसा परम सिद्धांत दिया जो कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है, जिसके लिए पूरी मानव जाति इनकी सदा ऋणी रहेगी। अर्थात कहने का भावार्थ एक मोंटेस्क्यू का कहना यह है कि यदि स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता चाहिए, तो इसका प्रथम और अंतिम उत्तर एक ही है, और वो है शक्ति पृथक्करण, वो है शक्ति पृथक्करण। तो हम ये मानेंगे कि वास्तविक रूप में चाहे ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था का मोंटेस्क्यू ने गलत विश्लेषण किया हो, लेकिन गलत विश्लेषण करने के परिणाम स्वरूप दुनिया को एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है मोंटेस्क्यू ने, और वो सिद्धांत क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसमें मोंटेस्क्यू ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र तभी रह सकता है जबकि सरकार के तीनों ही अंग, सरकार के तीनों ही कार्य तीन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किए जाएं, और इन तीनों ही संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं, इनके जो कार्य और शक्ति है, इनका जो कार्यकाल है, वह वास्तविक रूप में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से पृथक रहे। ये है शुद्ध शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व है। यही तो मोंटेस्क्यू चाहते थे, यही तो मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। यस, समझ गए यहाँ तक? ये मैंने पृष्ठभूमि बनाई है कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन में जा करके और वहाँ की राज्य व्यवस्था का जब मोंटेस्क्यू ने विश्लेषण किया तो भाई इन्होंने वहीं पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जबकि सच्चाई ये थी कि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था नहीं थी ब्रिटेन में। परंतु चाहे गलत विश्लेषण किया हो, लेकिन गलत विश्लेषण के परिणाम स्वरूप भी दुनिया को, राजनीति विज्ञान को, समाज व्यवस्था को इन्होंने एक श्रेष्ठ सिद्धांत दिया, जिसके लिए पूरी मानव जाति और राजनीति विज्ञान सदा इसका ऋणी रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई? इसके लिए वास्तविक रूप में जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक नहीं, हॉब्स लॉक और रूसो जो कि समझौतावादी विचारक हैं, समझौतावादी विचारक हैं ना, तो जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, सीएफ स्ट्रॉन्ग ने वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता के लिए अलग अलग कारण बतलाई हैं, परंतु किसी न किसी रूप में वो कारण एक ही कारण में समाहित हो जाते हैं। आगे ब्लैकस्टोन, एमजेसी वाइल, विशेष ये महत्वपूर्ण है, एमजेसी वाइल और ला पालोम्बारा ने वास्तविक रूप में उन कारणों को बतलाया है जिन कारणों की वजह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। मतलब वास्तविक रूप में इन्होंने इन कारणों की वजह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को आवश्यक माना, और यहाँ मैंने आपके लिए ये 8 बिंदु तैयार किए हैं, जो कि वास्तविक रूप में ब्लैकस्टोन, एमजेसी वाइल और ला पालोम्बारा का कहना है कि किसी न किसी रूप में ये ऐसे कारण हैं कि इन कारणों की वजह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता हुई है। ये 8 बिंदु आप नोट कीजिएगा, एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जाए, गलत नहीं होना चाहिए। भाई मैंने देखा विशेषकर विद्यार्थी से पूछता हूँ, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से, मैं स्वयं भी यूजीसी नेट के विद्यार्थियों का तैयारी करवाता हूँ, तो वास्तव में मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों? बोला सर हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, किताबों में कहीं दे नहीं रखा। हाँ ये बात सत्य है, किताबों में स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं अलग से इसके लिए आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं विशेषकर उन्हीं बातों को आपके सामने ला रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जहां विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, जहां वास्तविक रूप में टॉपिक की कोई ऐसी बात है जो किताबों के अंतर्गत पूर्ण रूप में आपको प्राप्त नहीं हो पाती, मैं उन सब बातों को आपको समझाऊंगा। देखिएगा इसका पहली आवश्यकता क्या है, नंबर 1 बिंदु नोट कीजिएगा, राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की व्यवस्था के लिए। क्या कि भाई मानव मस्तिष्क प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में खोज करता आया है कि जो समाज के अंतर्गत समाज व्यवस्था में निर्णय करता है, उन निर्णयकर्ताओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाए जिससे कि वो राजनीतिक शक्ति का
दुरुपयोग ना कर पाएं। तो इसके लिए ये जरूरी हुआ, क्या हुआ कि वास्तविक रूप में शक्ति का पृथक्करण कर दिया जाए। शक्ति को अलग अलग हाथों में दे दिया जाएगा, शक्ति को अलग अलग, मैं समझाऊंगा ये सारी बात, शक्ति को अलग अलग हाथों में दे दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर का दुरुपयोग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका कानूनों की क्रियान्वित करे और न्यायपालिका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड दे या कानून और संविधान की व्याख्या से संबंधित कार्य करे। जब ये अलग अलग हाथों में होगा, अलग अलग संस्थाओं में होगा, तो वास्तविक रूप में शक्ति का केंद्रण नहीं होगा, और शक्ति का केंद्रण नहीं होगा तो राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। यस। दूसरा, नागरिकों की स्वतंत्रताओं व अधिकारों की सुरक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता हुई। क्यों? क्योंकि यदि जैसे लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही व्यवस्थापक, मैं ही कार्यपालक, मैं ही न्यायपालक, तो बताइए मुझे एक व्यक्ति, एक संस्था, राजा, शासक, एक शासक जिसे राजतंत्र कहते हैं, वो ही कानून बनाए, वो ही कानूनों को क्रियान्वित करवाए और वो ही न्याय से संबंधित निर्णय ले, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने संबंधित कार्य भी वही करे, तो मुझे बताइए वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है? हरगिज नहीं रह सकती है। ये तो अत्याचार तंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में कानून बनाने की, कानूनों को क्रियान्वित करने की और इसके बाद में कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने से संबंधित शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी, तो वास्तविक रूप में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता है। इसलिए नागरिक स्वतंत्र रहें, उनके अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए शक्ति को अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में सुपुर्द कर दी जाना चाहिए। क्या कर रहा हूँ? अलग अलग हाथों में, अलग अलग संस्थाओं में सुपुर्द कर देनी चाहिए। इसलिए शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता हुई है। जैसा कि स्वयं मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की पहली और अंतिम शर्त एक ही है और वो है शक्ति पृथक्करण। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विशद व्यापक रूप में वर्णन किया है। ठीक है। तीसरा, कार्य विभाजन से विशिष्टीकरण व कार्य दक्षता में वृद्धि के लिए। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अगर शक्ति का पृथक्करण कर दिया जाएगा तो वास्तविक रूप में इससे क्या होगा? कार्य विभाजन से विशिष्टीकरण होगा। भाई ये व्यवस्थापिका है, कानून बनाने से संबंधित कार्य करेगी, तो ये वास्तविक रूप में इसके जो सदस्य केवल ये कानून बनाने से संबंधित ही कार्य करेंगे और लंबे समय तक विधायक, सांसद बने रहते हैं, ये कानून निर्माता बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से कानून बनाने से संबंधित जानकारी इनको ज़्यादा होगी। ये कानून की क्रियान्वित से संबंधित कार्य लगातार करते रहेंगे तो इससे संबंधित जानकारी ज़्यादा होगी। ये न्याय से संबंधित कार्य करते रहेंगे, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने से संबंधित कार्य करते रहेंगे, संविधान की व्याख्या, कानून की व्याख्या करने से संबंधित कार्य करते रहेंगे लगातार लंबे समय तक। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में ये भी अपने विषय में विशेषज्ञ होंगे, ये भी अपने विषय में विशेषज्ञ होंगे और ये भी अपने विषय में विशेषज्ञ होंगे। और इसी के साथ में जब ये विशेषज्ञ होंगे तो वास्तव में इससे विशिष्टीकरण भी होगा और जो कार्य करें उसमें दक्षता भी प्राप्त होगी, इसलिए भी इसकी आवश्यकता हुई है। चौथा क्या है? शक्ति के द्वारा पहरेदारी संभव बनाने के लिए। शक्ति की, ध्यान दीजिएगा, शक्ति के द्वारा पहरेदारी संभव बनाने के लिए इसकी आवश्यकता हुई है। शक्ति की क्या मतलब हुआ? मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया जाए, जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं। तो शक्ति किसको कह रहे हैं? सरकार के एक अंग को शक्ति कह रहे हैं। तो व्यवस्थापिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, तो यहाँ ये तीनों शक्ति होगी। भाई राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार के 3 कार्यों में तो होती है, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में तो होती है। सरकार के द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं: कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और उल्लंघन करने वालों को दंड देना। वो कार्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्रमशः करती हैं। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ वास्तविक रूप में शक्ति के द्वारा पहरेदारी संभव बनाने के लिए भी शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ये इसलिए कि व्यवस्थापिका अपना काम करे, कानून बनाए, कार्यपालिका कानून की क्रियान्वित से संबंधित कार्य करे, न्यायपालिका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने से संबंधित कार्य करें। ये अपना अपना कार्य करें। ऐसी स्थिति में एक अंग दूसरे अंग की पहरेदारी कर रहा है। पहरेदारी इसलिए कर रहा है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो वास्तविक रूप में एक दूसरे की पहरेदारी करते हैं, जिससे कि वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता है। अब यहाँ हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो न्यायपालिका इनके कार्यों
पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, नहीं, वो तो करेगी। ये आगे चल करके मैं नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि शक्ति के द्वारा पहरेदारी संभव बनाने के लिए शक्ति को अलग अलग हाथों में सौंपना जरूरी होता है, जिसे कि शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। 5वां, राजनीतिक विकास व आधुनिकीकरण के लिए। देखो, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिक, इसको पूरा बोलेंगे आप, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए अपरिहार्य होने के कारण, मतलब किसी भी देश में, मैंने आपको राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणाएं ठीक से समझा दी हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणाएं, उपागम ठीक से समझा दिए। आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा ये दोनों ही, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण तभी होगा भाई जबकि वहाँ वास्तविक रूप में संरचनाओं का विभिन्नीकरण होगा। संरचनाओं का विभिन्नीकरण का मतलब क्या है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब कानून बनाने वाली संस्था अलग हो, कानून को लागू करने वाली संस्था अलग हो, और कानून का उल्लंघन यदि किया जाता है दंड देने वाली संस्था अलग हो, जिसे संरचनात्मक विभिन्नीकरण कहा जाता है, भूमिका विभिन्नीकरण कहा जाता है। जैसे लुसियन पाई कहते हैं, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण यदि किसी देश की राज्यव्यवस्था में हो जाता है तो उस देश की राज्यव्यवस्था विकसित होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, तो विभिन्नीकरण मतलब यही है, विभिन्नीकरण का मतलब यही है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रूप में, मतलब संरचनात्मक विभिन्नीकरण, व्यवस्थापिका संरचना होगी, कार्यपालिका संरचना होगी, न्यायपालिका संरचना होगी। तो ये संरचनात्मक विभिन्नीकरण आपके सामने, भूमिका विभिन्नीकरण भी है कि ये सब अपने अपने कार्यों को करे, है कि नहीं। तो भाई राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण तभी होगा जबकि वहाँ शक्ति का पृथक्करण कर दिया जाएगा। अगर शक्ति का पृथक्करण नहीं होगा तो राजनीति विकसित नहीं हो सकती है। अगर पूर्ण रूप में समझना चाहते हैं इसी बात को तो आप राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में समझिएगा इन दोनों को, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण। इनके लिए मैंने लगभग 13-14 वीडियो अपलोड कर दिए, मतलब एक ही बात शेष नहीं छोड़िए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, छठा क्या है, शासन कार्य को सरल व सुविधाजनक बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, शासन कार्य को सरल व सुविधाजनक बनाने के लिए शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता हुई। क्या, शासन कार्य को सरल व सुविधाजनक बनाने के लिए। भाई इसकी आवश्यकता इसलिए हुई शक्ति पृथक्करण की, क्यों, क्योंकि जब वास्तविक रूप में यहाँ भाई राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, सरकार के द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं, कानून बनाना, कानून बना दिए तो लागू भी करना पड़ेगा, और लागू किया जा रहा है तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो कानूनों को उल्लंघन करते हैं तो दंड भी देना पड़ेगा। इसलिए कानून बनाना, कानूनों की क्रियान्वित करना और इसके बाद में कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देना, 3 कार्य किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो ये तीनों ही कार्य वास्तविक रूप में यहाँ उसको संस्थागत रूप दे दिया जाता है, जिसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि व्यवस्थापिका कानून बनाने संबंधी कार्य कर रही है, कार्यपालिका क्रियान्वित संबंधित कार्य कर रही है और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने से संबंधित कार्य कर रही है। तो ये अलग अलग रूप में तीनों के द्वारा अपना अपना कार्य ठीक से किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में शासन कार्य क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा और सुविधाजनक हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। 7वां है उत्तरदायित्व का सुनिश्चित निर्धारण करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायित्व का सुनिश्चित निर्धारण करने के लिए। 7वां क्या है, उत्तरदायित्व का सुनिश्चित निर्धारण करने के लिए। क्या मतलब हुआ, शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है कि इससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है। कैसे हो जाता है, भाई व्यवस्थापिका का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कानून बनाना। अब कानून बनाने में कहीं कोई कमी होती है तो इसकी जिम्मेदारी व्यवस्थापिका की मानी जाएगी। कार्यपालिका की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व क्या है, कानूनों की क्रियान्वित करना, कानूनों का संचालन करना, है ना। अब कानून की क्रियान्विति में कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका की होगी। और न्यायपालिका की जिम्मेदारी क्या है, न्यायपालिका ये देखे कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुरूप कानून बना रहा है या नहीं। कार्यपालिका वास्तविक रूप में जिस रूप में व्यवस्थापिका ने कानून बनाए उस रूप में उसकी क्रियान्विति कर रही है या नहीं। और इसके बाद में न्यायपालिका ये देखे कि कानून का उल्लंघन जो कर रहे हैं उनको दंड दिया जाए, तो ये न्यायपालिका करेगी। अब यहाँ पर इसके क्षेत्र में यदि कोई कमी आती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, न्यायपालिका की। तो वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण में उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपके द्वारा ये गलती हुई है, ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। और शक्ति पृथक्करण नहीं होगा तो
ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाएगा, जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, वो उसके ऊपर डाल देगा, वो उसके ऊपर डाल देगा। जैसे कि मैं आपको कहूँ संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत है, यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग हैं क्या, ये तो एक ही तो हैं, यहाँ तो इन दोनों का विलय हो जाता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये दोनों ही मिलकर के कानून बनाती है और दोनों मिलकर के उनको लागू करती हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण संभव हो ही नहीं सकता। हाँ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण संभव है। क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। 8वां क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता की व्यवहारिकता के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुख्य रूप में चाहे विद्वानों का इन सब कारणों के ऊपर मतभेद रहा है, हालांकि जैसे जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और सी एफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इन्होंने वास्तविक रूप में इन कारणों के ऊपर कुछ जो है विवाद खड़ा किया है, परंतु जो ये 8वां कारण है न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता की व्यवहारिकता के लिए, इसको सब स्वीकार करते हैं कि भाई चाहे और अंग जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है, जैसे भारत में देखेगा, ब्रिटेन में देखेगा, और उस विलय के परिणाम स्वरूप नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है, और स्वयं संसद कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण और निर्देशन करती है। परंतु यहाँ पर भी न्यायपालिका की स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च रूप में व्यवस्था की जाती है। किसके लिए? जिससे कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। तो वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए होती है, किस लिए होती है, जिससे कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च बनाया जा सके। इसलिए भी शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता होती है। नोट कीजिएगा, ये 8 कारण हो गए। ठीक है, अब आपसे किसी रूप में एग्जाम प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं हो सकेगी। इसके बाद मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है यहाँ। एक विद्वान है M.J.C. वाइल, नोट कीजिएगा, M.J.C. वाइल, ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बार बार भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तापित होता रहा है। इनका कहना है, किसका, M.J.C. वाइल का, कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बार बार भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तापित होता रहा है। मतलब M.J.C. वाइल का कहना है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जो आवश्यकता है, आवश्यकता के जो कारण हैं, उनमें परिवर्तन होता रहा है, परंतु न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता की व्यवहारिकता ये हमेशा कारण महत्वपूर्ण बना रहा है। मतलब M.J.C. वाइल ने जो ये 8वां बिंदु है, 8वां जो कारण है, इसको विशेष महत्वपूर्ण माना है। नोट कीजिएगा, ठीक है भाई। आप इधर आइए, ये तो हो गया आपका शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। 8 बिंदु मैंने आपको बता दिए, नोट कीजिएगा, आप भी नोट कीजिएगा, ठीक है, घर जाकर तैयारी करना, तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं आएगी। अब किसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मैं व्यापक रूप में समझाऊंगा आपको। अभी आप इस वीडियो में समापन मत मानिएगा, इसको मैं कंप्लीट, मतलब इतनी व्यापक रूप में समझाऊंगा मैं। इसकी बहुत बातें अभी बची हुई है, क्या कर रहा हूँ, इसकी बहुत बातें अभी बची हुई हैं जिनको कि मैं समझाऊंगा आपको। आज तक केवल 2 बातें ले रहे हैं, इसके बाद में दूसरा पार्ट क्या ले रहे हैं, इसका तत्व। मतलब यहाँ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तत्व कौन कौन से हैं, उन तत्वों की बातें करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखें। एक विद्वान है M.J.C. वाइल, जिसका एक नाम इधर आ गया है, M.J.C. वाइल। इसकी पुस्तक अक्सर एग्जाम पूछी जाती है। M.J.C. वाइल की पुस्तक का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति का पृथक्करण और संविधानवाद। मतलब इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि शक्ति पृथक्करण होगा तो ही वहाँ संविधानवाद पाया जाएगा, शक्ति पृथक्करण नहीं होगा तो वहाँ संविधानवाद नहीं पाया जाएगा। संविधान का वाद का मतलब होता है सीमित सरकार, शासन की सीमितता। अब इसके लिए भी आप संविधानवाद से संबंधित टॉपिक्स देखिएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है संविधानवाद के ऊपर, लगभग 5-6 वीडियो अपलोड कर दिए संविधानवाद के ऊपर। आप संविधानवाद से संबंधित टॉपिक्स समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। मतलब एक बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, एक भी बात शेष नहीं रखूँगा, सब बातें समझाऊँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीति विज्ञान का समग्र पाठ्यक्रम, संपूर्ण सिलेबस, ऑल सिलेबस आपको
बेहतर तरीके से समझाऊंगा मैं, एक भी अवधारणा शेष नहीं रहेगी। फिर चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। देखिएगा अब इन्होंने इस पुस्तक में क्या कहा है, ये कोटेशन ध्यान रखेंगे कि यह सिद्धांत मतलब शक्ति पृथक्करण, यह सिद्धांत ही समाजों की मूल्य व्यवस्था, वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था को सुरक्षित करने का एकमात्र साधन अभी तक मानव मस्तिष्क खोज पाया है। मतलब एम.जे.सी. वाइल कह रहे हैं कि वास्तव में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ही समाजों की मूल्य व्यवस्था को सुरक्षित करने का एकमात्र साधन अभी तक मानव मस्तिष्क खोज पाया है। मतलब समाज व्यवस्था में वास्तव में जो उच्च मूल्य हैं, उचित मूल्य हैं, उन मूल्यों की यदि सुरक्षा किसी साधन से हो सकती है तो वह साधन अभी तक मानव जाति ने, मानव मस्तिष्क ने जो खोजा है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से उचित सिद्धांत आज तक मानव मस्तिष्क ने नहीं खोजा है, जिससे कि मूल्यों की सुरक्षा हो, जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हो, जिससे कि वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके। और वो साधन जो मानव मस्तिष्क ने खोजा है वो साधन है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जनक कौन है, पिता कौन है, वो है मोंटेस्क्यू। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिएगा दूसरा पार्ट क्या है, ये दूसरा पार्ट ही चल रहा है, तो इसमें अभी तत्वों की बात कर रहे हैं। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के 4 तत्व माने जाते हैं। मतलब सभी विद्वानों का जब हम अध्ययन करते हैं, ये जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, सी.एफ. स्ट्रॉन्ग, ब्लैकस्टोन, एम.जे.सी. वाइल, ला पालोमारा, तो इन सब में वास्तविक रूप में जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं, तो निचोड़ के परिणाम स्वरूप शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के 4 तत्व निकलते हैं। 4 तत्व नोट कीजिएगा, 4 तत्व शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के 4 तत्व दिखाई देते हैं। वो 4 तत्व कौन कौन से? नंबर 1 शासन अभिकरणों का पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रथम तत्व है शासन अभिकरणों का पृथक्करण। मतलब जो शासन के अभिकरण है, आप इस डायग्राम से सारी बातें समझ सकते हैं। मतलब जो शासन के अभिकरण है, शासन का अभिकरण मतलब सरकार के अंग, शासन अभिकरणों का पृथक्करण। मतलब इस सिद्धांत का प्रथम तत्व ये है कि सरकार के अंगों का पृथक्करण कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपके लिए डायग्राम दिया है, शुद्ध शक्ति पृथक्करण, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व दिखाया है। आप चाहें तो इस डायग्राम के नीचे लिखेंगे शक्ति पृथक्करण, लिखेंगे, यहाँ मैंने थोड़ा इधर कर दिया शक्ति पृथक्करण, यहाँ लिखेंगे आप शक्ति पृथक्करण, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व, शुद्ध, क्या लिखा है मैंने इधर, शुद्ध शक्ति पृथक्करण, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व। इससे आप इसको समझिएगा। तो शासन अभिकरणों का पृथक्करण होना चाहिए, पहला तत्व तो ये, मतलब सरकार के जो अंग हैं उनका पृथक पृथक रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या कर रहा हूँ, पृथक पृथक रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 में इसका उल्लेख किया गया स्पष्ट रूप में। अनुच्छेद 1 में व्यवस्थापिका का उल्लेख है, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका का है और अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका का है ना, शुद्ध शक्ति पृथक्करण। परंतु व्यवहार में देखेंगे तो इतना शुद्ध नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा। वो ये मैंने यहाँ जो ये इधर ये तीर का निशान जो दे रखा है, दोनों तरफ से संपर्क है, इधर भी दोनों तरफ से संपर्क है, इसको मैं समझाऊंगा। शासन अभिकरणों का पृथक्करण होना चाहिए, पृथक्करण होगा इधर, ठीक है। दूसरा तत्व क्या है, सरकार के 3 विशिष्ट कार्य होते हैं। दूसरा तत्व क्या है, सरकार के 3 विशिष्ट कार्य होते हैं। क्या मतलब हुआ भाई, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है, सरकार में। सरकार के द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं, कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। और ये तीनों ही कार्य सरकार के 3 अंगों के द्वारा किए जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा। इसलिए सरकार के 3 विशिष्ट कार्य माने जाते हैं। मतलब शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत वास्तविक रूप में इसका जो दूसरा तत्व है, उस दूसरे तत्व में ये माना जाता है कि सरकार के 3 विशिष्ट कार्य होते हैं, कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। निश्चित है, प्राचीन समय से माने जाते हैं किसी न किसी, और ये 3 कार्य तो करने ही पड़ते, चाहे किसी भी सरकार क्यों ना हो। कानून बनाना पड़ेगा, लागू भी करना पड़ेगा और उल्लंघन करने वालों को दंड भी देना पड़ेगा। मुझे बताइए, तीनों कार्य करने पड़ेंगे या नहीं? करने ही पड़ेंगे। अब चाहे वो किसी भी संरचना के द्वारा किया जाए, वो एक अलग बात है।
तीसरा तत्व क्या है, व्यक्तियों या कार्मिकों का पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तीसरा तत्व ये है कि यहाँ जो व्यक्ति हैं या जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी, कार्मिक मतलब कर्मचारी, कर्मचारी सरकारी कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, व्यक्तियों या कार्मिकों का पृथक्करण मतलब वास्तविक रूप में यहाँ इसका तीसरा तत्व ये है कि भाई इसके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का भी पृथक्करण होना चाहिए। कैसे, जैसे व्यवस्थापिका, जैसे यहाँ पर लिखा भी है व्यवस्थापिका, और चौथा बिंदु मैंने बनाया पृथक कार्मिक मतलब इसके कर्मचारी अलग है व्यवस्थापिका के, जिन्हें कि विधायक कहा जाता है। कार्यपालिका के कर्मचारी अलग हैं जो कि मंत्री कहलाते हैं, और न्यायपालिका के कर्मचारी अलग हैं जो कि न्यायाधीश कहलाते हैं, है कि नहीं भाई। शक्ति पृथक्करण में जो तीसरा इसका तत्व माना जाता है, इसका कहने का मतलब ये है कि तीनों ही सरकार के अंगों में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, अलग अलग कर्मचारी होते हैं। इनको पूरी दुनिया की बात आए तो व्यवस्थापिका में बैठने वाले व्यक्ति को विधायक कहा जाता है, कार्यपालिका में बैठने वालों को मंत्री कहा जाता है, और यहाँ न्यायपालिका में बैठने वालों को न्यायाधीश कहा जाता है। मैंने एक सामान्य सी बात बताई है, ठीक है। अच्छा, चौथा तत्व क्या होगा इसका, सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग द्वारा स्वेच्छाचारी या मनमाने ढंग से शक्ति प्रयोग करने पर नियंत्रक का कार्य करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, सरकार का प्रत्येक अंग, सरकार का प्रत्येक अंग, कितने अंग होंगे सरकार के, 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार का प्रत्येक अंग, तीनों की बात आ रही है, सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग द्वारा, जैसे व्यवस्थापिका है कार्यपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, दूसरे अंग द्वारा स्वेच्छाचारी या मनमाने ढंग से शक्ति प्रयोग करने पर नियंत्रक का कार्य करेगा। मतलब इसका चौथा तत्व ये है कि भाई कोई भी सरकार का अंग ऐसा नहीं है जो कि स्वेच्छाचारी हो। क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप में जो दूसरे अंग होते हैं वो उसकी स्वेच्छाचारिता के नियंत्रक होते हैं। ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का चौथा तत्व है। हालांकि शुद्ध शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तो ये कहता है कि किसी भी रूप में एक दूसरे के कार्यों में ये नियंत्रक ना करें, हस्तक्षेप ना करें, मतलब किसी भी रूप में एक दूसरे कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु ये तो सैद्धांतिक बात है, व्यवहार में ऐसा संभव नहीं हो सकता है। व्यवहार में तो इन तीनों को ही एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वास्तव में ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के 4 तत्व होते हैं, इनको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा क्या कि भाई सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग द्वारा स्वेच्छाचारी और मनमाने ढंग से शक्ति प्रयोग करने पर नियंत्रक का कार्य करेगा। जैसे व्यवस्थापिका मान लीजिएगा, शक्ति पृथक्करण है, बिल्कुल ठीक है। व्यवस्थापिका कानून बना रही है भाई। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है ना, इनको जो ये विधेयक पारित कर रहे हैं वो विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जबकि कार्यपालिका का अध्यक्ष, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति, वो हस्ताक्षर कर देगा। और यदि ये हस्ताक्षर नहीं करता है, वीटो का प्रयोग करता है, निषेध अधिकार का प्रयोग करता है, तो डेफिनेटली दिक्कत आ गई। इसी प्रकार से कार्यपालिका को धन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पारित किससे कराना पड़ेगा, व्यवस्थापिका से। तो व्यवस्थापिका भी यहाँ पर अवरोधक का कार्य कर सकती है, व्यवस्थापिका उसको स्वीकार नहीं करेगी, पारित नहीं करेगी, तो दोनों को दिक्कत आ गई ना। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से न्यायपालिका भी अवरोधक के रूप में नहीं होती है, बल्कि ये तीनों ही राज व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन हो सके, इसके लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और एक अंग स्वेच्छाचारी ना बन जाए, इसके लिए 2 अंग मिलकर के एक अंग को नियंत्रित करते हैं, जिसे कि शक्ति पृथक्करण का परिवर्तित सिद्धांत कहा जाता है, और वो कहलाता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। मैंने तो यहाँ संकेत दिया है बस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अब भाई इस डायग्राम को समझे क्या, संविधान हर अंग की शक्ति का स्रोत है। मतलब शक्ति पृथक्करण की यदि बात की जाए और शुद्ध शक्ति पृथक्करण की बात की जाए, जो कि सैद्धांतिक स्थिति, व्यवहार में तो ऐसा संभव है ही नहीं। पूरी दुनिया व्यवहार में तो ऐसा शुद्ध शक्ति पृथक्करण कहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि राज व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन हो ही नहीं सकता अगर शुद्ध रूप में होगा तो, ठीक है। इसका मतलब ये कि व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका कानूनी क्रियान्वित करे, और ये हठधर्मिता पर उतार आती हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। परंतु फिर भी शुद्ध शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है आपके सामने, शुद्ध शक्ति पृथक्करण, नोट कीजिएगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व है ये। तो संविधान हर अंग की शक्ति का स्रोत है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार दिखाया मैंने, सरकार के 3 अंग हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का क्या होगा, स्वतंत्र संगठन व क्षेत्र होगा इसका। इस क्षेत्र में
ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में सीमित होंगे ये, मतलब व्यवस्थापिका कानून बनाने के क्षेत्र में सीमित होगी, और इस क्षेत्र में ये स्वतंत्र होगी, कानून बनाने के क्षेत्र में स्वतंत्र होगी, इस क्षेत्र में सर्वोच्च होगी, कानून बनाने के क्षेत्र में सर्वोच्च होगी। और चौथा है पृथक कार्मिक, इसके कर्मचारी अलग होंगे। मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में व्यवस्थापिका सीमित होगी, स्वतंत्र होगी, सर्वोच्च होगी, और इसके कर्मचारी अलग होंगे। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका भी कानूनों की क्रियान्वित करने के क्षेत्र में स्वतंत्र होगी। यहाँ मैंने लिखा है स्वतंत्र संगठन व क्षेत्र, इसका संगठन अलग होगा, इसका क्षेत्र अलग होगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है, जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। शुद्ध शक्ति पृथक्करण में कार्यपालिका का स्वतंत्र संगठन होगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है, उसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन स्वयं राष्ट्रपति करता है, ठीक है, नियुक्ति करता है। ये किसकी? मंत्रिमंडल के सदस्यों की। स्वतंत्र संगठन व क्षेत्र होगा कार्यपालिका का भी। अब यहाँ मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ यही बात आएगी, इस क्षेत्र में सीमित है। इस क्षेत्र का मतलब कानूनों की क्रियान्वित करने के क्षेत्र में सीमित है, कानूनों की क्रियान्वित के क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, कानूनों को क्रियान्वित करने के क्षेत्र में ये सर्वोच्च हैं। और फिर लिखेंगे पृथक कर्मचारी होंगे, मतलब ये की ये बात यहाँ लिखेंगे, चारों की चारों बातें। बस ये ध्यान रखना है कि कानूनों की क्रियान्वित के क्षेत्र में। इधर न्यायपालिका भी अपने क्षेत्र में क्या होगी? ये स्वतंत्र होगी, अर्थात आप लिखेंगे स्वतंत्र संगठन व क्षेत्र, मतलब न्यायपालिका का स्वतंत्र संगठन होगा और स्वतंत्र क्षेत्र होगा। ये इनके ऊपर निर्भर नहीं होगी, मतलब तीनों ही अंग वास्तविक रूप में अपने संगठन और क्षेत्र की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगी। आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में यह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य, शक्ति और अवधि ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, एक दूसरे को पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनमें कि वास्तविक रूप में पद छुड़वाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग की प्रक्रिया यदि पारित हो जाती है, मतलब महाभियोग सफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी तक एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है, ठीक है। अब यहाँ भी आप 1, 2, 3, 4 इसमें भी यही लिखेंगे, इस क्षेत्र में सीमित, मतलब न्यायिक क्षेत्र में सीमित होगी, न्यायिक क्षेत्र में स्वतंत्र होगी, न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च होगी, और इसके पृथक कर्मचारी होंगे, इसके भी कर्मचारी पृथक होंगे। ये शुद्ध शक्ति पृथक्करण है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व है। परंतु क्या ऐसा शुद्ध शक्ति पृथक्करण दुनिया में कहीं व्यवहार मिल सकता है? नहीं, व्यवहार में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि व्यवहार में आज यदि हम पूरी दुनिया का अध्ययन करें, जहाँ कहीं भी शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं हम, तो वहाँ राजनीतिक दलों ने, हित समूहों ने और दबाव समूह ने सरकार के इन तीनों अंगों को एक दूसरे से संबंधित कर दिया है। राजनीतिक दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिकाओं को एक दूसरे से संबंधित बना देते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह, मैंने यहाँ जो तीर का निशान दिया है इधर से और इधर से, वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं, इतनी पृथक नहीं होते हैं जितना कि शुद्ध शक्ति पृथक्करण में होता है। तो किसके कारण हुआ ये? राजनीतिक दलों के उद्भव के कारण, दबाव समूह के उद्भव के कारण, हित समूह के उद्भव के कारण। क्योंकि राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह इन तीनों को ही प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में। न्यायपालिका भी बच नहीं सकती है, यहाँ तक कह रहा हूँ मैं, न्यायपालिका भी बच नहीं सकती। इसलिए आज जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में हम शुद्ध शक्ति पृथक्करण की बात करते हैं, शुद्ध प्योर सेपरेशन, वो व्यवहार में संभव हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज राजनीतिक दलों ने, दबाव समूह ने और हित समूह ने इनमें पारस्परिक संपर्कता बढ़ा दी है। किसने? विशेषकर राजनीतिक दलों ने और दबाव समूहों ने। इसलिए शुद्ध शक्ति पृथक्करण व्यवहार में संभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने यहाँ जो तीर का निशान दिया है, इधर ये दोनों संपर्क में, इधर ये संपर्क में, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये तीनों ही किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं। शुद्ध शक्ति पृथक्करण संभव नहीं हो सकता है। व्यवहार में किसी न किसी रूप में सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जिससे कि पॉलिटिकल सिस्टम का, राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप में, अच्छे रूप में संचालन किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता
क्यों हुई, मतलब शक्तियों के बंटवारे के विभाजन की पृथक्करण की आवश्यकता क्यों हुई और इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं, ये दोनों बातों पर मैंने चर्चा की है। अब एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये दोनों बातें मेरे प्रणों से प्यारे विद्यार्थी आप ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।